आप सभी का डाउटनेट पर बात कर रहे हैं बेटा। यहाँ पर हम मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की हमारा अध्याय चल रहा है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं किस चीज की। देखिए अभी तक हमारा ये वाला टॉपिक रह रहा था कि उद्योगों में जो हमें उत्पाद बनाने थे किसकी सहायता से, सूक्ष्म जीवों की सहायता से। तो देखिए हमने उद्योगों में उत्पाद बनाए थे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि उद्योगों में हमने उत्पाद बनाए किसकी सहायता से, सूक्ष्म जीवों की सहायता से। क्या उत्पाद बनाए थे याद करिए। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था अल्कोहल बनाई थी, मादक पेय पदार्थ बनाए थे, है ना। ठीक है, फर्मेंटर याद है आपको, किण्वक याद है, उसमें बड़े बड़े बर्तन उसमें बनाए थे। दूसरा क्या बनाया था हमने, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स बनाई थी। ठीक है, डन, क्लियर। तो दो चीजें हम बना चुके हैं। और क्या बना सकते हैं हम उद्योगों में सूक्ष्म जीवों की सहायता से, और क्या बना सकते हैं। तो वो एक छोटी सी बात रह गई है, छोटी तो नहीं है, बड़ी बात है, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार याद दिला देता हूं, हम पढ़ रहे थे क्या, सूक्ष्म जीवों की बात कर रहे हैं, हमारे लिए लाभकारी लक्षण देख रहे हैं, किस तरीके से हमारे लिए लाभदायक होते हैं। तो सबसे पहले हमने घरेलू उत्पादों में उनका लाभ देख लिया था, उद्योगों में लाभ देख रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने बात करी थी कि किण्वक क्या होते हैं, बड़े बड़े बर्तन जिसके अंदर किण्वन होता है, जिसमें सूक्ष्म जीवों को एक पोषणीय माध्यम में रखा जाता है, जहां उनको पोषण मिल जाता है, ऊर्जा उनके पास आ जाती है, जिससे वो अपनी संख्या तो बढ़ाते ही जाते हैं, लेकिन वहां पर जो मटेरियल डाला है हमने, जो भी पदार्थ डाला है हमने, उसका क्या कर देते हैं, वो अवायवीय रूप से श्वसन कर देते हैं। ठीक है, जिससे अल्कोहल बन जाती है ना। अब अल्कोहल तो बना दी, एंटीबायोटिक्स कैसे बनाई थी, उन सूक्ष्म जीवों के अंदर मिल रही थी प्रतिजैविक। तो जब सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमें उन सूक्ष्म जीवों से प्रतिजैविक भी तो मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने इन बड़े बड़े बर्तनों में पहले तो किण्वित पेय पदार्थ यानी मदिरा, शराब, बेवरेजेस, अल्कोहल, इनका निर्माण कर दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने एंटीबायोटिक्स की बात करी थी। एंटीबायोटिक क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये पढ़ा था। एंटीबायोटिक किससे मिल रही है ये बता दिया था। सबसे पहले किसने खोजी थी, आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजी थी। उसका प्रभावशाली रूप इन दोनों वैज्ञानिकों ने, फ्लोरे और चैन ने बनाया था। तीनों को मिलाकर किस किस को, फ्लेमिंग, चैन और फ्लोरे, तीनों को मिलाकर 1945 में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। यहां तक हम पढ़ चुके हैं, यहां तक की बात हम कर चुके हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने छोड़ा था कि भैया इसके बाद और क्या बना सकते हैं उद्योगों में। तो अब हम और क्या बनाएंगे, अब हम बात करेंगे क्या, तीन चीजें हम देखने वाले हैं उद्योगों में। क्या, केमिकल्स, यानी हम बात करेंगे किसकी, रसायनों की। किसकी बात करेंगे, कुछ रसायनों की बात करेंगे। फिर एंजाइम की बात करेंगे, और फिर कुछ जैव सक्रिय अणु की बात करेंगे। ठीक है, तो हिंदी में भी लिख दिया दोस्त, इंग्लिश में ऑलरेडी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिख दिया है। तो अब हम उद्योगों में जैव सक्रिय अणु बनाने वाले हैं, क्या होते हैं ये अभी बात करेंगे। एंजाइम बनाने वाले हैं, इसकी बात हम थोड़ी बहुत करेंगे। रसायन बनाने वाले हैं, कौन से रसायन बनाने वाले हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं उद्योगों में हम तीसरी श्रेणी है। तीसरा बिंदु का मीनिंग समझ में आया, थर्ड बिंदु मतलब फर्स्ट अल्कोहल, सेकंड आपके एंटीबायोटिक्स, और थर्ड जो बिंदु है जिसमें बनाने वाले हैं, तीनों को एक साथ लेकर हम चल रहे हैं। ये क्रम याद रखना, उद्योगों में जो भी चीज आप बनाने वाले हो उसका क्रम याद रखना। उद्योगों में जो हमारे कोर्स में दे रखा है, सबसे पहले हमने क्या बनाया बेटा, उद्योगों में सबसे पहले हमने बनाया था, याद रखना, भूल मत जाना, क्या, मादक पेय पदार्थ यानी अल्कोहल। सेकंड नंबर पर हमने क्या बनाई, एंटीबायोटिक्स। अब थर्ड नंबर पर ये तीन चीजें थर्ड नंबर पर ही हैं, कौन, कुछ रसायन, एंजाइम्स और जैव सक्रिय अणु। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ रसायनों की। तो यहां पर जब हम रसायनों की बात करने वाले हैं, यानी कुछ केमिकल्स की बात करने वाले हैं, तो सीधा सीधा बोलूंगा, मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था कि ये जो स्लाइड में ये चीज जो लिखी हुई है ना, ये मैं कह रहा हूं तेरे से रट ले बस। आज तक मैं बोला नहीं हूं रटने के लिए, नहीं बोलता मैं रटने के लिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं तुमसे, अगर तुमको याद ना हो तो रट लो भाई साहब, क्योंकि अगर प्रश्न बना है ना तो यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न बने। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं आ रहा ना तो मत करो, अभी मैं इस चैप्टर के लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगा, जो हर बार देता हूं, हर चैप्टर में देता हूं, है ना।
इस चैप्टर के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टीचर स्लाइड में जब मैं दूंगा तो आप उन प्रश्नों में देख लेना। आपको अराउंड अगर मैं बोलूं, मोटे मोटे तौर पर बोलूं, इस चैप्टर से पिछले 15 वर्षों में जो प्रश्न आए हैं इस चैप्टर से, उन 15 वर्षों में मान लो अगर 30 क्वेश्चन भी आए हैं, सुनना, एवरेज अगर मैं बोलूं कि एक साल में 2 प्रश्न आए इस चैप्टर से, तो 15 सालों में इस चैप्टर से कितने प्रश्न आ गए? 30। एक तरीके से 30 प्रश्नों में से 20 प्रश्न सिर्फ इन 4 से पूछे गए हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं हाउ मच इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड जो यहां पर आपको दिख रही है। ठीक है, अब आपने सीधा सीधा क्या याद रखना है, ध्यान से सुनना। एक कवक याद रखनी है आपने, एस्परजिलस नाइगर, नाम लिखा हुआ देखिए यहां पर, एस्परजिलस नाइगर, यस लिखा हुआ है। कौन है बेटा? ये एक कवक है, याद रखना। कौन है दोस्त? ये एक कवक है। ठीक है, तो एस्परजिलस नाइगर एक कवक है। ओके सर। और इस एस्परजिलस नाइगर को मैंने किण्वक फर्मेंटर में डाला। ध्यान से सुनना, एस्परजिलस नाइगर कौन है? एक कवक है, और इसको मैंने किस में डाल दिया है? किण्वक में डाल दिया है, जहां पर ये किण्वन पिण्वन कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बदले में ये एक रसायन निकाल रही है, और उस रसायन का नाम आपने भूलना नहीं है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड। तो एस्परजिलस नाइगर से जो रसायन मिल रहा है, रसायन जो मिल रहा है, और ये रसायन आपकी कार्बनिक रसायन है। कैसे रसायन है? ये कार्बनिक है। अब ये ना कहिएगा सर कार्बनिक रसायन क्या होते हैं। जैव अणु चैप्टर जब पढ़ाया था तो उसमें ये बता दिया था कि कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे ये जो पदार्थ जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये जो कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिकल्स जो हैं, ये कार्बनिक रसायन है, ये याद रखना। सिट्रिक एसिड जो इस सूक्ष्म जीव कौन, एक कवक से मिलता है, एस्परजिलस नाइगर से मिलता है। डन। कोई कंफ्यूजन? समझ में आ गया? अब आप बोलेंगे ठीक है सर हमें मिल रहा है और हमने औद्योगिक स्तर पर सिट्रिक एसिड को प्राप्त कर लिया। मैंने बोला मेरी एक इंडस्ट्री है, फील कर, कनेक्ट कर मेरे से। मैंने बोला मेरा एक उद्योग है, मेरी एक इंडस्ट्री है। ठीक है, उस इंडस्ट्री में किण्वक है, वो बड़े बड़े बर्तन हैं, उन बड़े बड़े बर्तनों में मैंने इसको डाल रखा है। ठीक है, थोड़े से लिए थे, डाले, पोषण लिया इन्होंने, उन किण्वक के अंदर जो पोषणी पदार्थ था पोषण लिया, अपनी संख्या बढ़ा दी है। मुझे पता है कि एस्परजिलस नाइगर स्रावित करता है क्या, सिट्रिक एसिड। जैसे मैं तुमसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, बहुत सिंपल सी, क्या तुम्हारे अंदर मेरे अंदर थूक बनती है? सलाइवा, लार जिसको हम बोलते हैं, हमारे अंदर बनती है? हाँ सर बनती है। अब जरा इमेजिन कर, सोच, तुलना कर कि कोई व्यक्ति है जिसको थूक चाहिए बहुत सारी, कोई व्यक्ति है जिसको क्या चाहिए, थूक चाहिए, लार चाहिए, है ना। उसने एक किण्वक के अंदर मुझे डाला, मेरी वाइफ को डाल दिया, 2 लोग डाल दी किण्वक के अंदर। तुलना करना, हम दोनों की तुलना करना किससे, एस्परजिलस नाइगर से। ठीक है, मैं मेरी वाइफ दोनों में थूक बन रही है, वैसे तो सब में बनती है, जस्ट इमेजिन, जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं फनी टाइप में ताकि याद रहे। मैं और मेरी वाइफ दोनों में थूक बनती है, हाँ सर बनती है, और हमें एक ऐसी जगह पर भेज दिया जहां पर भरपूर भोजन मिल रहा है। भाई हम पैसे किस लिए कमाते हैं, भोजन के लिए, रहने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए, है ना, होता है ना, हाँ सर। तो वो सारी चीजें हमें दी जा रही है, यानी सारी की सारी लाभदायक परिस्थितियां दी जा रही है। अब जरा सोच, मैं थूक निकाल रहा हूं, मेरी बीवी थूक निकाल रही है, और हमसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो भी थूक निकाल रहे, और बड़े हो रहे, और नए नए बच्चे आते जा रहे, थूक निकालते जा रहे। तो जरा सोच, तो वो मालिक जिसके बर्तन में हम हैं, जिसके अंदर हम हैं, क्या उसने मेरी यानी एक तरीके से सूक्ष्म जीव की संख्या को बढ़ाया? हाँ बढ़ाया।
और उस मालिक को पता था कि इससे उत्पाद मिलना है, इससे ये उत्पाद मिलना है ना। तो हमने एस्परजिलस नाइगर को किण्वक में डाला, हमें पता है एस्परजिलस नाइगर से मिलता है सिट्रिक एसिड, हमने डाला, थोड़ा सा डाला, फिर पोषण दे दिया, पोषण दे दिया तो उसकी संख्या बढ़ती गई, उसकी संख्या बढ़ती गई तो हमें पता उससे क्या मिल रहा है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड ज्यादा नहीं मिलेगा, हाँ, तो औद्योगिक स्तर पर हमें क्या प्राप्त हो गया, सिट्रिक एसिड। डन, मीनिंग क्लियर। चले, अब आपका प्रश्न होगा, सर ये सिट्रिक एसिड का करेंगे क्या, पूछेंगे नहीं आप, पूछेंगे ना, सर ये सिट्रिक एसिड का हम करते क्या है। तो आपको पता है नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, जानते हो ना आप, जानते हो, याद रखना, जो नींबू का रस होता है ना उसमें सिट्रिक एसिड होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, केमिकल फॉर्मूले में थोड़ा बहुत अंतर होता है, होता वो भी सिट्रिक एसिड है। खट्टापन जो आता है नींबू के अंदर वो सिट्रिक एसिड के कारण आ रहा है, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड अगर नाम सुना हो तो कहने वाली बात जो थी क्या, ये जो है ये थोड़ा सा खट्टापन लाता है। और आपने ये भी सुना होगा कि कहीं ना कहीं सिट्रिक एसिड या नींबू का रस जो होता है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। आजकल तो बेटा क्रीमें आ गई हैं विटामिन सी वाली, आपने सुना होगा। अच्छा, ये सिट्रिक एसिड को यूज में लेते हैं विटामिन सी बनाने के लिए, ये सिट्रिक एसिड को हम यूज में लेते हैं क्या बनाने के लिए, विटामिन सी बनाने के लिए, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है, उसका निर्माण करने के लिए हमें सिट्रिक एसिड की जरूरत होती है। तो जरा इमेजिन कर, दिमाग लगा, भाई तुमने सिट्रिक एसिड बना दिया, अब तुम इस सिट्रिक एसिड का करोगे क्या। तो इतनी सारी मार्केट में जो क्रीम होती है जिसमें बोला जाता है विटामिन सी है, बहुत सारी क्रीम है जिसमें बोला जाता है कि भैया गोरे हो जाओगे, क्यों, क्योंकि उसके अंदर विटामिन सी है। विटामिन सी से गोरापन आता है, नहीं, तो फिर क्यों, किस लिए विटामिन सी से गोरापन नहीं आता, तो फिर क्यों बोलते हैं क्रीमों में विटामिन सी है, इसलिए क्योंकि वो जो विटामिन सी जो होता है ना वो एक्चुअली क्या करता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। अब जरा सोचे कि व्यक्ति जो नहा नहीं रहा, नहीं नहा रहा, नहाएगा नहीं, तो अगर सूक्ष्म जीव फेस पर हैं तो संक्रमण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं त्वचा को कि नहीं पहुंचा सकते, बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए क्रीम में जो फेस क्रीम्स जो होती हैं उनमें विटामिन सी डाला जाता है। अब विटामिन सी जो होता है वो तो खट्टी चीजों से मिलता है, तो कब तक पेड़ों को काटकर खट्टे फलों से या खट्टी चीजों से विटामिन सी निकालेंगे। तो हमने क्या किया, हमने ये सूक्ष्म जीव लिया, इससे सिट्रिक एसिड बनाया और सिट्रिक एसिड से हम एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी बना देते हैं, बहुत जल्दी से बन जाता है इससे। तो जरा सोचिए क्या क्रीम्स में होएगा, हाँ सर होएगा। विटामिन सी या सिट्रिक एसिड जो होता है ये क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज में लिया जाता है। जो आपने नाम सुना होगा हार्पिक, सुना हार्पिक, हार्पिक ये वो चीजें होती हैं, या नॉर्मली पहले क्या होता था, जैसे हम लोग अपने घरों में वो जो बाथरूम होते हैं उस बाथरूम में जो शीट होती है ना, शीट जिसके द्वारा हम अपना मल त्यागते हैं, है ना, वो जो शीट जो होती है पहले उसको किससे धोया जाता था पता है आपको, पहले ना उसको अम्लों से धोया जाता, एसिड से धोया जाता था। लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट ने एसिड बैन कर दिए थे, क्योंकि आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं बीच में ऐसी दुर्घटनाएं हुई थी जहां पर लोगों ने कुछ लड़कियों के ऊपर एसिड फेंक दिया था, त्वचा जल गई थी, जिसके ऊपर मूवी भी बनी है ना, दीपिका पादुकोण की एक मूवी थी छपाक, मेरे को याद आ रही है, एसिड पे बेस्ड है। तो कहने वाली बात है गवर्नमेंट ने एसिड बैन कर दिए, तो कैसे धोएं, वॉशरूम को किससे धोएं, वो शीट्स को कैसे धोएं। तो उस कंडीशन में आए ऐसे रसायन, वो रसायन जिसमें अम्ल तो है लेकिन उससे जलता नहीं है कोई व्यक्ति, जैसे हार्पिक होता है, लाइजॉल होता है, आजकल आते हैं ना, जिनको हम क्लीनिंग एजेंट बोलते हैं। तो वो क्लीनिंग एजेंट में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। तो ये सिट्रिक एसिड सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। तो मोटे मोटे तौर पर मैं तुमसे बोलूं सिट्रिक एसिड क्या करता है, सर ये सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है, ठीक है। अब ये अगर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकेगा तब आप मुझे बताएं क्या इसको हम क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज में लेंगे,
ये चीजें हमारी एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई है, तो ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं। क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग एजेंट का मतलब जिसको हम यूज में लेंगे किसी वस्तु को, किसी चीज को साफ करने के लिए, खत्म, इतनी सी बात। इसको डाई में इस्तेमाल किया जाता है, इसको क्रीम में इस्तेमाल किया जाता है, बस काफी है। आपसे कोई पूछेगा नहीं, नीट में कोई नहीं पूछ रहा तुमसे कि सिट्रिक एसिड का कार्य क्या है। नीट में ये जरूर पूछेगा ये सिट्रिक एसिड मिल किससे रहा था, ये जरूर याद रख लेना बांगड़ू, क्योंकि यहां से जरूर प्रश्न उठ सकता है। ये सिट्रिक एसिड किससे मिल रहा था? सर जी ये सिट्रिक एसिड मिल रहा था, ये सिट्रिक एसिड मिल रहा है एक कवक से जिसका नाम है एस्परजिलस नाइगर। जी हां, यहां से बन सकता है आपका प्रश्न, ये जरूर याद रखना। ये नहीं पूछ रहा तुमसे कि सिट्रिक एसिड क्या क्लीनिंग एजेंट है या सिट्रिक एसिड डाई में या क्रीम में इस्तेमाल हो रहा, कोई नहीं पूछ रहा तुमसे। तुमसे पूछा क्या जा रहा है, ये सिट्रिक एसिड जिसको हम औद्योगिक स्तर पर उत्पन्न कर रहे थे, एक रसायन था, कार्बनिक रसायन है, किससे मिल रहा है? तो भूल ना जाइएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो तो याद रखते नहीं है, जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है वो याद रख लेते हैं हम। ये नहीं है इंपॉर्टेंट, कोई नहीं पूछने वाला, ये तो जस्ट जनरल नॉलेज के लिए मैंने तुमको बताया है कि सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल किसमें हो रहा है। ये कोई नहीं पूछने वाला तुमसे, जो पूछी जाएगी चीज वो ये है, सिट्रिक एसिड मिलता किससे है? तो याद रखना सिट्रिक एसिड किससे मिलता है? एस्परजिलस नाइगर जो एक कवक है, इससे प्राप्त होता है। डन, क्लियर। चलिए अब दूसरा है, ये पहला था, दूसरा रसायन। दूसरा जो रसायन है उसका नाम है एसिटिक एसिड। अब कई बांगड़ू बोलेंगे सर आप इंग्लिश में लिख रहे हो, हिंदी मीडियम के हम। भाई साहब सिट्रिक एसिड को सिट्रिक अम्ल बोलते हैं, एसिटिक एसिड को एसिटिक अम्ल बोलते हैं। इतनी तो बुद्धि लगा सकते हैं ना? नहीं, ऐसे भी आते हैं बेटा, एसिटिक अम्ल बोलते हैं। एसिटिक को एसिटिक बोला, एसिड को अम्ल लिख दिया है, ठीक है जनाब। यहां पर सिट्रिक एसिड को सिट्रिक अम्ल बोलेंगे, लिखूंगा नहीं, यहां पर जगह नहीं है, और एस्परजिलस नाइगर को एस्परजिलस नाइगर ही बोलेंगे, ठीक है। अब बात आ रही है ये एसिटिक एसिड किससे मिलेगा? तो अब की बार जो रसायन हमें मिल रहा है वो किसी कवक से नहीं मिल रहा, अब कवक से नहीं मिल रहा, तो सर किससे मिल रहा है? अब की बार जीवाणु से मिल रहा है। किससे मिल रहा है बेटा? जीवाणु से। और उस जीवाणु का नाम आपने याद रखना, एसिटोबैक्टर एसिटी। एसिटोबैक्टर एसिटी, ठीक है। तो ये है जीवाणु, शायद यहां पर लिखा हुआ है, यस, एसिटोबैक्टर एसिटी एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया है जिससे एसिटिक एसिड मिल रहा है। अब ये पता है, आराम से याद हो जाएगा। कैसे? देखो इसमें रसायन में नाम में क्या आ रहा है? एसिटिक एसिड आ रहा है, और ये जिससे मिल रहा है उसके नाम में भी एसिटी एसिटी वर्ड आ रहा है, एसिटिक एसिटी, है ना। एक्सीटोबैक्टर एसिटी, दोनों में एसिटी एसिटी वर्ड आ रहा है। देख एसिड एसिड आ रहा है, एसिड, आराम से याद होएगा। तो एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटोबैक्टर एसिटी, कौन? एसिटोबैक्टर एसिटी से मिल रहा है एसिटिक एसिड। तो एसिड 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 से याद हो जाएगा, ACET से, एसिटोबैक्टर एसिटी से मिल रहा है एसिटिक एसिड, ठीक है सर। हमने बना लिया, वही एग्जांपल याद रखना कि किण्वक लिया, या हम बोलेंगे एक यंत्र लिया, बड़ा सा बर्तन लिया, भोजन दिया इस जीवाणु को। अच्छा ये जरूर याद रखना, ये कौन है दोस्त? कौन है ये? सर ये हमारा, ये हमारा, सर जी ये हमारा
जीवाणु था। ये मत भूल जाना, ये मत भूल जाना कि भैया ये कौन है सर, ये जीवाणु है, जीवाणु। ठीक है, तो इस बार जो हमने पदार्थ बनाया है वो हमने किससे बनाया बेटा, एक जीवाणु से बनाया, याद रखना। एसिटोबैक्टर एसिटी कौन है, जीवाणु है, जिससे क्या मिला है, एसिटिक एसिड मिला है। इस पूरे चैप्टर में द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है, और बहुत सिंपल सी चीज है, इसीलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा हूं आपको, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस वजह से ज्यादा टाइम ले रहा हूं। फील कर, एसिटिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटी, ये याद हो जाएगा। ये याद नहीं होता क्योंकि यहां पर कोई लिंक नहीं मिल रहा। सिट्रिक एसिड, क्या यहां पर एस्परजिलस का सिट्रिक एसिड से कुछ वर्ड कुछ मिल रहा है, नहीं। नाइगर से कुछ मिल रहा है, नहीं। तो ये जरूर याद रखना, क्योंकि ये भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं मैक्सिमम बच्चे। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैक्सिमम बच्चे ये भूल जाते हैं कि सिट्रिक एसिड किससे मिला था, एस्परजिलस नाइगर जो एक कवक है, बस। ये किससे मिला, आराम से याद हो जाएगा, एसिटोबैक्टर एसिटी जो एक जीवाणु, उससे मिला एसिटिक एसिड। ओके जनाब। अब सर इसका कार्य वैसे तो लिखा तो नहीं हुआ है, हमारी एनसीईआरटी में किसका कार्य नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आपने याद रखना है। आप में से कितने बच्चों ने ये नाम सुना है, विनेगर? विनेगर सुना है ये वर्ड, अंग्रेजी का विनेगर। चलो छोड़ो, मैं तुमसे पूछता हूं, आप में से कितने बच्चों ने चाउमीन खाई है? कोई एक ऐसा बच्चा जिसने ना खाई? अरे यार, कोई भी एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने आज तक चाउमीन ना खाई हो। सभी बच्चों ने चाउमीन तो जरूर खाई है ना? हाँ सर, आपको कैसी लगती है? बाय गॉड, बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अभी छोड़ रखी है बेटा, अभी पतला होना है मेरे को। मैं बहुत ज्यादा मोटा हो चुका हूं, मेरी सांस फूल जाती है, इसलिए मेरे को पतला होना। क्योंकि जब मोटापा बढ़ने लग जाता है ना, तो सांस चढ़ने लग जाती है। इसलिए आपने देखा होगा, पहले जब मैं मोटा नहीं था तो मैं स्पीड जो थी ना बोलने की, वो थोड़ी सी फास्ट हुआ करती थी। अगर आप में से कोई पुराना है जो मेरे को जानता है, जैसे जैसे मैं मोटा होता गया तो मेरी बोलने की जो क्षमता है वो धीरे होती गई, क्योंकि एनर्जी नहीं होती है। मोटापा जो होता है ना, वो आपके अंदर ब्लड फ्लो जो होता है ना, वो कम कर देता है। ब्लड फ्लो अगर कम हो जाता है तो एनर्जी का लेवल कम हो जाता है, और एनर्जी का लेवल कम हो जाता है तो धीरे धीरे आदमी बोलता है। तो इसीलिए अब मैं आजकल क्या कर रहा हूं, मैं आजकल अपने वजन को कम करने की कोशिश पूरी कर रहा हूं। हो नहीं रहा, कोशिश पूरी कर रहा हूं। हो नहीं रहा, लेकिन कोशिश पूरी कर रहा हूं। ठीक है। सो हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि बेटा मैं भी जीभ का मारा हूं। जहां दिख गई चाउमीन, जहां दिख गया पिज्जो, पिज्जो नहीं पिज्जा है, जहां दिख गया गोलगप्पे पुचके जिसको बोलते हैं कुछ जगहों पर है, ये चीजें जब दिख जाती है ना मेरे को, बाय गॉड, फिर मैं किसी का नहीं रहता, फिर मैं उसी की तरफ जाता हूं जहां से वो चीज मुझे मिलती है। ठीक है, तो बस कोशिश कर रहा हूं, मन ही मन में कोशिश करता हूं कि वजन कम हो रहा है, लेकिन मन ही मन में कोशिश कर रहा हूं, हो नहीं रहा है बेटा। ठीक है, और आप लोगों से भी अनुरोध है कि जीवन में आगे जब आप बड़े हो जाएं तो कभी भी मोटे मत होना। ठीक है, ऐसे तोंद निकली हुई नहीं होनी चाहिए आपकी, मोटे मत हो जाइएगा, बहुत नुकसानदेही होती है। चलो, तो थोड़ा सा हम टॉपिक से भटक गए हैं। मैं बात कर रहा था चाउमीन की। तो आप में से कितने बच्चों ने चाउमीन खाई है? आप सभी बोलेंगे यस सर, हम सभी ने खाई है। तो चाउमीन वाले से आपने देखा होगा, जब वो चाउमीन बनाता है तो कुछ ब्राउन रंग का डालता है, भूरे रंग की कोई चीज, कोई लिक्विड डालता है भूरे से रंग का, जिससे चाउमीन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। नूडल्स ही तो होते हैं, मैगी के जैसे ही तो होते हैं, उबले हुए सफेद रंग के होते हैं। आपने कढ़ाई में डाल दिए, चलो ठीक है, पत्ता गोभी, प्याज व्याज, टमाटर वमाटर, कैप्सिकम, वो डाल दिया। फिर उसके बाद आप क्या डाल रहे हो? वो सफेद रंग के धागे से ही तो है, वो डाल दिए। लेकिन जो हमें चाउमीन मिलती है वो तो थोड़े से ब्राउनिश कलर की होती है, भूरी सी होती है। वो कलर जो था वो कैसे चढ़ गया? वो विनेगर डालने से चढ़ा था। वो विनेगर क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। तो एसिटिक एसिड को हम यूज में ले रहे हैं।
एसिटिक एसिड जिसको हम विनेगर बोलते हैं, याद रखना एसिटिक एसिड को विनेगर भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल होता है रंग प्रदान करने के रूप में। याद रखना, इसको यूज में लिया जाता है क्या प्रदान करने के लिए? रंग प्रदान करने के रूप में इसको यूज में लिया जाता है। किसको? एसिटिक एसिड को। ये कलर प्रोड्यूस करता है कौन? एसिटिक एसिड। डन, क्लियर, ये सिंपल सा था, कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या प्रदान कर रहा है बेटा? रंग प्रदान कर रहा है। और भी कई सारे काम होते हैं, हमने जस्ट एक सिंपल सा काम देखा है किसका? एसिटिक एसिड का, कि भोजनीय वस्तुओं को, कुछ भोजनीय वस्तुओं को ये कलर देता है, रंग दे देता है। ठीक है, इसका काम हमने देख लिया। ये क्लीनिंग एजेंट के लिए यानी साफ सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और साथ साथ इसको डाई में या क्रीम में भी इस्तेमाल किया जाता है। चलो, डाई क्रीम में इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। अब तुम डाई लगाओ और तुम डाई लगाने के बाद चाहोगे कि सूक्ष्म जीव वहां पर वृद्धि करे, क्योंकि डाई तो चिपक गई है, तो उस डाई में ये डाला जाता है ताकि वहां पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि ना हो। डन। तो ये हमारे दो रसायन हो गए, जिसमें से ये वाला रसायन जो है सिट्रिक एसिड जो है बेटा, ये हमें मिला है किससे? सर ये हमें मिला एक कवक से, एस्परजिलस नाइगर। 10 बार दोहराऊंगा तब जाकर चीज याद होगी। एसिटिक एसिड ये आराम से याद हो जाएगा। एसिटोबैक्टर एसिटी जो एक जीवाणु है, याद रखना, कवक नहीं है, जीवाणु है, ये जरूर याद रखना। ठीक है, जिससे एसिटिक एसिड मिल रहा था। एसिटिक एसिड जिसको हम विनेगर भी बोलते हैं, जो भोजनीय वस्तुओं को रंग प्रदान करता है। ठीक है सर, दो चीजें हो गई है। तीसरा जो रसायन है उसका नाम है ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक अम्ल, ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक अम्ल। ठीक है, अब ये ब्यूटायरिक एसिड जो होता है ये हमें मिला है, ये भी किससे मिला है? एक जीवाणु से मिला है। ये भी हम किससे प्राप्त करते हैं? जीवाणु से। कौन से जीवाणु से सर? बेटा ये मिलता है आपको क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। क्लॉस्ट्रीडियम CLOSTRIDIUM, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, BUTYLICUM। ठीक है, तो क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम जो कौन है दोस्त? सर ये क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम जो है ये हमारा एक जीवाणु है। मैंने कहा ठीक है, तो इस जीवाणु से हमें प्राप्त हो रहा है क्या? प्राप्त हो रहा है सर, इस जीवाणु से हमें प्राप्त हो रहा है क्या? एक रसायन जिसका नाम है क्या? ब्यूटायरिक अम्ल। ठीक है सर, याद क्या रखना है तुमने? याद क्या रखना है? रसायन किससे मिल रहा है? जिससे मिल रहा है वो कौन है? क्या वो कवक है या जीवाणु है? तो देख, सीधी सीधी बात बोलो, 4 रसायनों के नाम याद रख, सीधे सीधे 4 रसायन। ओके, 4 रसायन किससे मिल रहे हैं? इन जीवों से मिल रहे हैं, जिसमें से एक कवक है, बाकी 3 जीवाणु है। खत्म। पहला वाले बस कवक थी, बाकी ये भी बैक्टीरिया बैक्टीरिया बैक्टीरिया। याद हो जाएगा, बस नाम याद रख। एसिटोबैक्टर एसिटी बैक्टीरिया, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया। ठीक है, ये सारे याद रखते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। बस एस्परजिलस नाइगर जो थी वो एक कवक थी, जिससे सिट्रिक एसिड मिल रहा था। एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटी से मिल रहा था। ये 2 हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो था वो था तीसरा, ब्यूटायरिक अम्ल, ब्यूटायरिक एसिड। बेटा ये किससे मिल रहा है? ये भी एक जीवाणु से मिल रहा है जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। ओके जनाब, ठीक है। अब इसका क्या यूज है? देखिए, इसका सिंपल मात्र यूज जो है वो ये,
आपने बटर नाम सुना है? हाँ सर, कैसी बात कर रहे हैं, बटर नहीं सुना? अमूल का बटर सुना होगा, है ना? अमूल का बटर आता है, बटर की टिक्की आती है, पूरा बटर आता है। तो वो जो बटर बनाने की क्रिया विधि जो होती है, बटर बनाने की जो क्रिया विधि होती है ना, बटर निर्माण की जो क्रिया विधि जो होती है, वो बटर निर्माण की जो प्रोसेस जो होती है जिसमें बटर बनाया जाता है, उस बटर निर्माण की प्रक्रिया में, याद रखिएगा किसमें, बटर निर्माण की प्रक्रिया में, बटर निर्माण की प्रक्रिया जो होती है बेटा, उस बटर निर्माण की प्रक्रिया में यूज में लिया जाता है किसको, याद रखना। बटर निर्माण जो प्रोसेस जो होता है जिसमें हम बटर का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे अमूल का जो बटर जो होता है उसका जब हम फॉर्मेशन करते हैं, बटर का जब निर्माण करते हैं, तो वहां पर यूज में लिया जाता है किसको, ब्यूटारिक एसिड को। ठीक है, वैसे ये आपके नॉर्मल बटर में भी मिलता है। अब कई बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती है। मैंने बोला देख, इसको इस तरीके से समझते हैं, मुझे आइसक्रीम बनानी है, ठीक है, आइसक्रीम बनाने के लिए दूध की आवश्यकता है, ठीक है, और उस आइसक्रीम में भी दूध मिल रहा है। क्या क्या, वापस से सुन, मैंने बोला तुमने आइसक्रीम खाई है? हाँ सर। क्या आइसक्रीम में दूध होता है? हाँ। और आइसक्रीम को बनाने के लिए दूध नहीं चाहिए? हाँ। अरे दूध चाहिए तभी तो वो दूध आइसक्रीम में मिलेगा। हाँ। मैंने बोला ब्यूटारिक एसिड जो होता है ये बटर में होता है, और इसको बनाने के लिए, किसको, बटर को बनाने के लिए ब्यूटारिक एसिड चाहिए। यूं सुन, बटर आइसक्रीम है, बटर कौन है, मान लो बटर की तुलना करो आइसक्रीम से, तुलना करना, ठीक है। क्या आइसक्रीम में दूध है? हाँ सर, आइसक्रीम में दूध होता है, लेकिन गाढ़ा होता है ना, पतला नहीं होता, गाढ़ा होता है। उसी प्रकार बटर में ब्यूटारिक एसिड है? हाँ सर, ब्यूटारिक एसिड होता है, बटर में भी होता है। अब आइसक्रीम को बनाने के लिए दूध की आवश्यकता है? हाँ सर, दूध भी चाहिए और भी कई सारी चीजें चाहिए, दूध प्लस कई चीजें, कई, दूध प्लस कई चीज चाहिए, कई चीजें चाहिए, दूध जिसमें से दूध भी चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार बटर बनाने के लिए, जिसमें ब्यूटारिक एसिड ऑलरेडी है, उसको बनाने के लिए कई सारी चीजें चाहिए, जिसमें से दूध भी चाहिए, साथ साथ ब्यूटारिक एसिड भी चाहिए। तो ब्यूटारिक एसिड भी चाहिए प्लस कई चीजें चाहिए। बस इस तरीके से आप समझ सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से यार, कि भैया आइसक्रीम के अंदर दूध होता है? हाँ जनाब होता है, दूध होता है। अरे दूध से ही तो बनाई जाएगी आइसक्रीम, लेकिन क्या सिर्फ दूध होता है? नहीं, और भी कई सारी चीजें मिलकर आइसक्रीम बनाती है। मैंने बोला क्या बटर में ब्यूटारिक एसिड होता है? हाँ। क्या सिर्फ ब्यूटारिक एसिड होता है? नहीं, बटर जो होता है उसमें ब्यूटारिक एसिड के अलावा कई सारी चीजों का इस्तेमाल करके क्या बनाया जाता है, बटर बनाया जाता है। बस, तो बेटा ब्यूटारिक अम्ल का हम यूज ले रहे हैं क्या करने के लिए, बटर का निर्माण करने के लिए, जिसमें ऑलरेडी ब्यूटारिक एसिड होता है। ये कहने वाले, ये कहने की कोशिश कर रहा था। जिनको पल्ले नहीं पड़ा है ना, छोड़ दो ये वाली चीज, इतना सा याद रख सकते हो कि इसका इस्तेमाल तुम बटर बनाने के लिए कर रहे थे, बस इतना सा याद रख सकते हो। और नहीं भी याद रखेगा तो कोई तुमसे नहीं पूछ रहा, लेकिन तुमसे क्या पूछने वाला है, ये ब्यूटारिक एसिड जो होता है ना, ब्यूटारिक अम्ल, ये किससे मिलता है, ये जरूर याद रख लेना जनाब, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, जो एक जीवाणु है। अब ये याद हो जाएगा आराम से। देख, इसमें ब्यूटाई वर्ड आ रहा है, ब्यूटाई, BUTY। हाँ सर, यहां पर भी तो आ रहा है ब्यूटाई, ऊपर इसमें वंश नाम में नहीं आ रहा, लेकिन जाति के नाम में तो आ रहा है ना, ब्यूटाइलिकम, ब्यूटाई आ रहा है। यहां पर ब्यूटारिक एसिड में ब्यूटाई आ रहा है। हाँ सर, आ रहा है। तो ये भी आराम से याद हो जाएगा। डन। आखिरी, लास्ट चौथा जो रसायन है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लैक्टिक
एसिड, जिसको हमने हिंदी में लैक्टिक अम्ल बोला। लैक्टिक अम्ल भाई सीधी सी बात है, ब्यूटारिक एसिड को ब्यूटाइलिक अम्ल, ब्यूटारिक एसिड को ब्यूटारिक अम्ल, लैक्टिक एसिड को लैक्टिक अम्ल। बस एसिड की जगह हिंदी में अम्ल तो लिख रहे हैं, बाकी वर्ड तो वही है। लैक्टिक को लैक्टिक लिखा है, ब्यूटारिक को ब्यूटारिक लिखा है, एसिटिक को एसिटिक लिखा है, सिट्रिक को सिट्रिक लिखेंगे। बस एसिड की जगह अम्ल लिख दिया, तो इतना पेन ना लीजिएगा यहां पर, ठीक है। चलो अब बात आ रही है भाई साहब, क्या आपको याद नहीं आ रहा दूध से दही बनाई थी, और दूध से दही बनाने के लिए तुमने क्या पड़ोसी की आंटी से थोड़ा सा जामन खट्टा लेकर आए थे? हाँ, उसमें क्या मिल रहा था? वो जो थोड़ा सा जो दही लेकर आए थे उसमें क्या मिल रहा था सर? जीवाणु। कौन सा? लैक्टोबैसिलस। मिल रहा था? याद करो, याद करो, कौन मिल रहा था सर? लैक्टोबैसिलस। कौन है लैक्टोबैसिलस? सर बैक्टीरिया है। तो मैंने भी तो यही लिखा। लैक्टोबैसिलस कौन है सर? ये एक जीवाणु। लैक्टोबैसिलस कौन है सर? ये एक जीवाणु है। और आप जीवाणु से क्या प्राप्त कर रहे हो? सर हम जीवाणु से प्राप्त कर रहे हैं क्या? एक रसायन। कौन से जीवाणु से सर? लैक्टोबैसिलस वंश होता है, लैक्टोबैसिलस वंश होता है। तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु का वो वंश है जिसकी कई सारी जातियां होती हैं। वंश याद रखना लैक्टोबैसिलस, जिससे मिलते हैं क्या? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल मिलता है, ठीक है। अब एक तो बेटा तुमने घर पर दही बनाई, क्या मार्केट में दही नहीं मिलती? हाँ सर, अमूल की दही आती है, अलग अलग कंपनियों की दही के डब्बे आते हैं, देखे होंगे आप में से कईयों ने। हमारे राजस्थान में जो बहुत फेमसली जो कंपनी जो चलती है उसका नाम सरस है, सरस, राजस्थान में। और इधर दिल्ली साइड में जो है उधर जो कंपनी जो बहुत फेमस है उसका नाम है मदर डेयरी, मदर डेयरी, अमूल। तो बहुत सारी कंपनियां हैं, है ना। और यही मेरे को 3 कंपनियां याद आ रही हैं, और तो मेरे को अभी कोई याद नहीं आ रही। 3 ही मेजर कंपनी है। एक और होती है आनंदा, ये भी आजकल बड़ी ट्रेंडिंग है, आनंदा, है ना। प्रैक्टिकली चीजें जो मैं ऑब्जर्व करता हूं ना चीजें, बस वही आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो ये 3 कंपनियां मेजरली मैंने सुनी है अपने जीवन में। ब्रिटानिया हुआ करती थी पहले, ब्रिटानिया, उसके भी आया करते थे, अभी इतनी नहीं होती, प्रसिद्ध नहीं है कौन सी ब्रिटानिया, पहले आया करते थे। अभी बेटा ये 3 ही कंपनी आप याद रख सकते हैं। अमूल सबसे फेमस, मदर डेयरी, सरस हमारे राजस्थान में चलती है, राजस्थान से इसलिए मैंने बोल दिया, आनंदा। और आपके भी आसपास जो देखिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आपके यहाँ पर कौन सी कंपनी बहुत प्रसिद्ध है जिसकी पैकेट में दही मिलते हैं, डब्बे होते हैं ना दही के, वो मिलते हैं, बताइएगा, ठीक है। मैंने आपको 4 नाम बता दिए, अमूल, सरस, मदर डेयरी, आनंदा। ये 4 ही मैंने आज तक जितने भी जीवन में आज तक दही खरीदी है तो इन्हीं 4 कंपनियों की खरीदी है। चलो, तब आप मुझे बताएं, एक कंपनी के स्तर पर, एक व्यवसायिक स्तर पर, कंपनी मींस व्यवसाय, एक व्यवसायिक स्तर पर दही बनाना और एक घर पर दही बनाना, जरा सोचिए। घर पर दही बनाने के लिए तो तुम पड़ोसी से क्या ले आए थे? थोड़ी सी दही का थोड़ा सा भाग ले आए थे जिसमें बैक्टीरिया थे। अब बेटा व्यवसाय में, अगर एक उद्योग में, एक व्यवसाय में, एक कंपनी में अगर तुमको दही बनानी है तो बहुत ज्यादा मात्रा में बनानी है, तो कितने पड़ोसियों के जाओगे तुम थोड़ी थोड़ी दही लेने? नहीं ना। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया लेते हैं और इस बैक्टीरिया को यंत्र में डालते हैं, और उस यंत्र में डालने के बाद इसकी संख्या को बढ़ा देते हैं। ये इसकी संख्या बढ़ती है तो ये स्त्रावित करता है क्या? लैक्टिक एसिड। उस लैक्टिक एसिड को हम प्राप्त कर लेते हैं और उस लैक्टिक एसिड को हमारे उद्योगों के अंदर जो दूध है उसमें डाल देंगे। वो दूध से ये लैक्टिक अम्ल क्या कर देगा? दूध को दही में कन्वर्ट कर देगा, खत्म। तो सीधी सी बात है, इसका यूज क्या है ये आप जानते हैं। औद्योगिक स्तर पर, औद्योगिक स्तर पर दही निर्माण, ठीक है। तो औद्योगिक स्तर पर दही निर्माण के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे थे? वो लैक्टिक अम्ल जो हमें, वो लैक्टिक अम्ल जो हमें
लैक्टोबैसिलस से प्राप्त हुआ था, उसको यूज में लेकर हमने दही बनाई है। डन। तो ये थे बेटा जी आपके चार। अब देखो ये आराम से याद नहीं हो जाएगा भाई। लैक्टिक, लैक्टिक, लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक अम्ल, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से ब्यूटायरिक अम्ल, ठीक है, एसिटोबैक्टर एसिटी से एसिटिक अम्ल। तीन क्या है? जीवाणु है। एक ये थी कौन? कवक, जिसका नाम है एस्परजिलस नाइगर, जिससे जो पदार्थ बन रहा है उसके नाम में कुछ भी नहीं आ रहा, इससे लेना देना आपने याद रखना। ये कौन है? सिट्रिक अम्ल है। ये थे चार रसायन दोस्त, और ये चारों रसायन आपने घोट कर पी जाने हैं। क्योंकि बंधु, अगर आप, मैं फिर बोल रहा हूं, आपको प्रश्न मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, अगर नहीं हो रहा है तो जाकर जस्ट ढूंढ लेना इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं पर भी, आपको मैक्सिमम प्रश्न सिर्फ यही मिलेंगे। अब कैसे मिलेंगे प्रश्न? मान लो इस तरीके से कॉलम बना दिए, स्तंभ पहला, स्तंभ दूसरा, यहां पर ऊपर नीचे लिख दिया और यहां पर लिख दिया। अब मिलान करो, होते हैं ना ऐसे प्रश्न होते हैं कि मिलान करो, इसमें ये किससे ये बनेगा, किससे ये बनेगा। ज्यादातर प्रश्न ऐसे मिलेंगे, देख लेना। 2022 में भी प्रश्न इसी से ही आया है। 2022 में प्रश्न आया इससे, विश्वास ना हो तो देख लेना। चलो, तो ये थे बेटा जी सबसे पहले हमने क्या देखे? रसायन। अब बात करते हैं किसकी? एंजाइम की। आइए अब हम किसकी बात करेंगे? एंजाइमों की। देखना क्रम, देखना। पहले हमने केमिकल्स पढ़ लिए, तीसरा बिंदु था केमिकल पढ़ लिए। हाँ पढ़ लिए। केमिकल के बाद क्या पढ़ेंगे? एंजाइम। हेडिंग देखो, एंजाइम डाल रखी है। हाँ, वहां पर हेडिंग क्या थी भाई? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये जो रसायन जो थे, जिनको हमने क्या बोला था? कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक रसायन। क्या बोला है? कार्बनिक रसायन, कार्बनिक अणु, कार्बनिक पदार्थ, ये हमें मिले, जो हमने यहां पर हेडिंग डाल दी कार्बनिक रसायन, ये हमने हेडिंग डाल दी है, ठीक है। फिर इसके बाद अब हम बात करेंगे किसकी? एंजाइम्स की, ठीक है। तो एंजाइम्स में कई सारी चीजें दे रखी हैं यहां पर, इसको समझते हैं। लेकिन वो समझने से पहले जरा इधर देख लो, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने खाना खाया हो और उस खाने के धब्बे जो हैं आपकी शर्ट पर, आपके कपड़ों पर लग गए हो? फिर मम्मी ने डांटा तो हो, लेकिन बाद में ठीक है, फिर मम्मी ने डांट फटकार लिया, लेकिन थोड़े दिन बाद देखा वो दाग धब्बे हट गए हैं। मम्मी ने कहीं कोई डिटर्जेंट यूज में लिया, ऐसे डिटर्जेंट देखे आप लोगों ने? हाँ, घरों में होते हैं, रिन, टाइड, और होते हैं ना ऐसे डिटर्जेंट होते हैं ना, ऐसे दानेदार दानेदार आपने देखे होंगे, हैं पाउडर टाइप का डिटर्जेंट जिसको हम बोलते हैं ना, होते हैं ना। इसको डाला, धोया, या तो हाथ से धो लिया, मशीन से धो लिया, दाग धब्बे हट गए। आखिर ऐसा क्या था? कई बार अचंबा होता है, आपको भी कई बार अचंबा हुआ होगा कि भाई साहब ऐसी क्या जादुई चीज बना दी इस डिटर्जेंट के अंदर, आखिर ऐसी कौन सी जादुई चीज है जिससे सब्जी के निशान हट गए? तो आइए बात करते हैं इस डिटर्जेंट में ऐसी जादुई चीज क्या है जिससे सब्जी के निशान हट गए हैं, ठीक है। अब इसको पढ़ने से पहले हम यहाँ पर हेडिंग डाल रखी क्या? एंजाइम्स। तो थोड़ा सा एक दो चीज एंजाइम के बारे में एक बार देख लेते हैं, फिर हम वहां पर अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए बेटा, एंजाइम की अगर मैं बात करूं, जिसको हम हिंदी में उत्प्रेरक बोलते हैं, जो पूरा टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। जी हाँ, हम एंजाइम पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं। सर कहां पढ़ा था? याद कर, याद कर, सोच। जैव अणु चैप्टर जो था, जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर जो था, उसमें पूरा पढ़ा चुका हूं एंजाइम्स के बारे में। हाँ, बस मैं आपको याद दिला देता हूं। एंजाइम, शायद ये चीज मैंने नहीं बताई हो। एंजाइम शब्द किसने खोजा? एंजाइम की सर्वप्रथम खोज किसने करी? और सबसे पहला एंजाइम कौन सा खोजा गया था? ये तीन चीजें बता रहा हूं। तो एंजाइम शब्द जो है, ये किसने दिया था? एक वैज्ञानिक जिसका नाम है कुन्हे। ये मैंने बताया हुआ है, मेरे को याद है, ये मैंने बताया, मेरे को याद है। आपको याद है? रिवाइज हुआ ना रिवीजन? एंजाइम शब्द किसने दिया था? कुन्हे, वैज्ञानिक है, उसने दिया था। दूसरा,
सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम, सर्वप्रथम जो खोजा गया था एंजाइम वो कौन सा था और किस वैज्ञानिक ने खोजा? तो वैज्ञानिक का नाम है पेन, पाइने बोल देते हैं इसको हिंदी में कई बार, PAYNE, PAYNE, पेन, पाइने। ये वो वैज्ञानिक है जिसने सर्वप्रथम क्या खोजा था? एंजाइम खोजा था। सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम जो था वो इसने खोजा था, ये वैज्ञानिक का नाम है। और जो एंजाइम खोजा गया था वो कौन सा था? उसका नाम था डायस्टेज। डायस्टेज। तो डायस्टेज सबसे पहला खोजा गया एंजाइम है जो एक प्रकार का या मैं कई, या छोड़ो इसको ज्यादा नहीं बताऊंगा, कि अलग अलग प्रकार के अमाइलेज से मिलकर बना होता है। कौन? डायस्टेज। ये अभी आपको शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप अमाइलेज नाम सुने हो, नहीं सर आपने बताया, याद करिए इसी चैप्टर में जब मैंने तुमको अवायवीय श्वसन बताया था, किण्वन जब बताया था, तो मैंने याद कर बताया था यीस्ट जो था वो 3 एंजाइम रिलीज कर रहा था। सबसे पहले अमाइलेज, फिर माल्टेज, फिर जाइमेज। याद आ रहा है? जाइमेज की खोज किसने करी थी? बुचनर ने करी थी। किसमें? यीस्ट में करी थी। याद कर बताया था। और जिस दिन बताया था उस दिन बोला था कि जब एंजाइम आएगा तब वहां पर ये चीजें बताऊंगा। बता दी। एंजाइम सबसे पहला खोजा गया था कौन सा बेटा? एंजाइम शब्द किसने दिया? कुन्हे ने। सबसे पहला एंजाइम किसने खोजा? पाइन ने। और इन पाइन ने जो, इस वैज्ञानिक पाइन ने जो सबसे पहला एंजाइम खोजा था वो कौन सा था? डायस्टेज था। याद रखना कौन सा एंजाइम था? डायस्टेज, भूल ना जाइएगा। तो डायस्टेज सबसे पहला खोजा गया एंजाइम था, याद रखिएगा। चलें जनाब। चलो सर, मुझे बस इतनी सी बात बतानी थी। बाकी एंजाइम कैसे कार्य करते हैं, क्या करते हैं, वो मैं नहीं बताऊंगा। आप मुझे बताइए क्या एंजाइम, मैं बोल सकता हूं कि एंजाइम जो होते हैं किसी अभिक्रिया को तेज या किसी अभिक्रिया को स्लो कर देते हैं। सोच पढ़ रखा है, पूरी डिटेल पढ़ी है एंजाइम के बारे में। कम से कम 2 से 3 लेक्चर में पूरा एंजाइम हमने खत्म किया था, पढ़ा हुआ है। तो याद रखना, एंजाइम उत्प्रेरक, ये किसी अभिक्रिया को तेज या धीमा करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है सर। अब बात आ रही है यहां पर, ये आप कपड़े क्यों दिखा रहे हैं, उस पे दाग धब्बे क्यों दिखा रहे हैं, फिर डिटर्जेंट क्यों दिखा रहे हैं, फिर आप ये जूस की बोतल क्यों दिखा रहे हैं, गिलास क्यों दिखा रहे हैं, उस गिलास में जूस क्यों दिखा रहे हैं, है ना? चलो ये तो अभी आएगा बाद में। सर यहाँ पर हृदय क्यों दिखा दिया, मैंने कहा ये सब आएगा, थोड़ा तसल्ली रखो, सब कुछ आएगा। यहां तक जो पढ़ाया है वो समझ में आया या नहीं आया, पहले ये सोचो। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सारी चीजें जो है अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहली चीज जो आ रही है, सर ये दाग धब्बे क्यों लगे हैं और यहां पर ये एंजाइम क्यों लिखा हुआ है? ये दाग धब्बे का एंजाइम से क्या लेना देना है? बहुत सिंपल सा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइएगा। आप अपने घर पर सब्जी बनाते हो, आप सभी ने सब्जी बनाई है? हाँ सर सब्जी बनाई है। किस में बनाते हो? पानी में कभी कभी बना देते हैं, जैसे दाल वाल जो है हम भिगो देते हैं, लेकिन फिर भी छौंक लगाते हैं। तेल का इस्तेमाल करते हो, घी का इस्तेमाल कर लेते हो, कई बार तेल का भी इस्तेमाल होता है, घी का भी, रिफाइंड का भी है। ये सारा क्या है? ये सारा तेल क्या है? ये तेल क्या है? रिफाइंड क्या है? घी क्या है? सर ये सब कुछ लिपिड्स है कि नहीं है? हाँ सर, ये सारी चीजें क्या है? लिपिड्स नहीं है? सब कुछ क्या है? लिपिड्स ही तो। भाई जैवाणु चैप्टर तुमने पढ़ लिया, लिपिड्स की श्रेणी में ही तो रखा गया। किसको? लिपिड्स की श्रेणी में तेल, वसा, इन सबको लिपिड्स की श्रेणी में रखा गया है। अब आप मुझे बताइए, मैंने अपने घर पर सब्जी बनाई, ओके सर, पनीर की सब्जी बनाई, ठीक है।
अब उस पनीर की सब्जी को बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में क्या डाला, तेल डाला, ठीक है, डाल दिया। अब सब्जी बना ली। अब जब सब्जी में खा रहा था तो गलती से सब्जी मेरे शर्ट पर लग गई, ठीक है। अब जरा सोचिए, जो धब्बा जो है इसमें क्या है, तेल है ना। हाँ सर, तेल क्या, लिपिड ना। एक तरीके से नहीं बोल सकता ये क्या है सर, ये लिपिड ही तो है। अजी ये क्या है सर, ये लिपिड ही तो है, ये लिपिड ही तो है, लिपिड। मैंने कहा ये लिपिड है। तो अब हमें दाग धब्बे हटाने, तो हमने क्या किया, बहुत सीधा सा कार्य, हमने डिटर्जेंट बनाए। क्या है सर ये डिटर्जेंट, क्या है, हमने कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवों को ढूंढा जो एंजाइम उत्पन्न करे। कौन सा, लाइपेज। कौन सा, लाइपेज। सर समझ में नहीं आया। मैंने कहा देख, मुझे तो यहां पर लिपिड्स को हटाना है। मैंने बनाया तेल में क्या बनाई, सब्जी बनाई, और वो तेल मेरी शर्ट पर लग गया है। शर्ट में क्या है, धब्बा। ये धब्बे में क्या है, लिपिड ही तो है। मुझे तो इस लिपिड को तोड़ना है ना, मुझे तो इस लिपिड को हटाना है। यहां पर ये जो लिपिड जो है, ये जो धब्बा है जिसमें लिपिड है, मुझे तो ये खत्म करना है। कैसे खत्म करूं, लिपिड कैसे खत्म होता है आप जानते हैं। लिपिड को तोड़ने का काम कौन करता है, लाइपेज। लाइपेज कौन है, एक एंजाइम। लाइपेज एंजाइम क्या करता है, लिपिड्स को नष्ट कर देता है। मैंने कहा तब लाइपेज कहां से लाऊं, हमने अध्ययन किया भाई साहब, हमको पता लगा एक सूक्ष्म जीव है जो लाइपेज उत्पन्न करता है। मान लो कोई जीवाणु है जिससे हमें क्या मिल रहा है, लाइपेज मिल रहा है। तो जैसे एसिटोबैक्टर एसिटी को हमने यूज में लिया था एसिटिक एसिड बनाने के लिए, एस्परजिलस नाइगर को यूज में लिया था क्या बनाने के लिए भाई साहब, सिट्रिक एसिड बनाने के लिए। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम को हमने यूज में लिया था ब्यूटारिक एसिड बनाने के लिए। लैक्टोबैसिलस को हमने यूज में लिया बहुत ज्यादा लैक्टिक अम्ल बनाने के लिए। ऐसे ही हम किसी ना किसी जीवाणु को यूज में ले रहे हैं बहुत सारा लाइपेज एंजाइम बनाने के लिए। अब वो सूक्ष्म जीव, देख सुन, मैं वो सूक्ष्म जीव मान ले जो क्या उत्पन्न करता, क्या निकालता हूं, लाइपेज, ठीक है। मुझे संवर्धन माध्यम में रख दिया, यानी एक ऐसे माध्यम है जिसमें मैं अपनी संख्या बढ़ाऊंगा। मैं अगर संख्या बढ़ाऊंगा तो मैं ही तो निकाल रहा हूं ना लाइपेज। मेरे जैसे बहुत सारे क्या निकालेंगे, लाइपेज निकालेंगे। तो जरा सोचिए, उस उद्योग वाले को तो फायदा हो गया, उसको तो बहुत सारा लाइपेज मिल गया। अब वो लाइपेज क्या करेगा, बेचेगा। अब लाइपेज किसको बेचेगा, कंपनियों को। कौन सी, रिन, सुप्रीम, टाइड, ये डिटर्जेंट कंपनियां होती है, ये खरीदती हैं क्या, एंजाइम। कौन सा, लाइपेज, और उसको मिक्स करती है किसमें, इस डिटर्जेंट में। अब आप क्या करते हैं, ये डिटर्जेंट खरीदते हैं, ये खरीदते हैं ना, कपड़े धोने का ये पाउडर जो होता है जिसको हम बोलते हैं, खरीदते हैं। हाँ, और इस कपड़े धोने के पाउडर को जैसे टाइड हो गया, रिन सुप्रीम हो गया, सर्फ एक्सेल हो गया, है ना, ये नाम सुने होंगे। ये लेकर आप क्या करते हैं, अपने कपड़े धोते हैं। क्या करते हैं, ये जो दाग धब्बा होता है इसको उठाकर इस पे क्या करते हैं, मलते हैं इस तरीके से। ये रब कर दिया आपने इसके ऊपर, ये लिया इसके ऊपर लगा दिया और फिर पानी से धोया। तो इस डिटर्जेंट में क्या था सर, इस डिटर्जेंट में लाइपेज एंजाइम था। ये लाइपेज एंजाइम यहाँ क्या करेगा सर, ये दाग धब्बों के अंदर जो लिपिड्स है उनको तोड़ देगा। लिपिड्स टूट जाएगा तो हमें यही तो करना था भाई, तेल लिपिड ही तो था, उसको तोड़ना ही तो था, उसको खत्म ही तो करना था। लो जनाब, कर दिया किसकी सहायता से, एंजाइम की सहायता से। पढ़ लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि लाइपेज का प्रयोग अपमार्जक संरूपण। अब ये क्या होता है भाई साहब, डिटर्जेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट को हिंदी में बोलते हैं अपमार्जक संरूपण, तथा धुलाई में कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने के लिए किया जाता है। लो जी, एक ही लाइन में खत्म कर दिया कि भैया धुलाई जब करेंगे तो तेल के जो डब्बे है उनको हटाने के लिए जो आप डिटर्जेंट यूज में ले रहे हो, उस डिटर्जेंट में लाइपेज मिला होता है जो लिपिड्स के जो धब्बे होते हैं उनको हटा देता है। डन, क्लियर। चल, तो पहली कैटेगरी हमारा पहला एंजाइम लाइपेज क्लियर हो गया, सिंपल सा था। चलें आगे, आइए दूसरी कैटेगरी। अब यहां पर दो एंजाइम दे रखे हैं, एक दे रखा है पैक्टिनेजेज और एक दे रखा है प्रोटीएजेज। और यहां पर कुछ बॉटल्स दिखा रखी हैं, कुछ गिलास दिखा रखा है जिसके अंदर जूस की बात कर रखी है। अनानास का हो सकता है, मौसमी का हो सकता है ना। आइए इसको समझते हैं। देखिए, मान लो ये मेरे पास गिलास है और इस गिलास में जूस है, ठीक है। अब जूस कैसे बनाते हैं क्या ये बताने की जरूरत है। गन्ने का जूस है, मान ले, सिंपल गन्ने का जूस है। कैसे बनाया गन्ने का जूस, या मौसमी का जूस कैसे बनाया भाई साहब, हमने पेड़ से क्या तोड़ी, मौसमी तोड़ ली। अब वो मौसमी पेड़ से अगर तोड़ी है तो मौसमी के अंदर कौन सी कोशिका, पादप कोशिका। डन,
समझना, फील करना। मैंने पेड़ से तोड़ी, क्या तोड़ी? मौसमी। मौसमी में किसकी कोशिका? सर पादप की कोशिका। मैंने कहा ठीक है। अब इमेजिन कर, उस पादप की कोशिका, ये मौसमी और इस मौसमी के अंदर पादप की कोशिकाएं हैं। फील कर, ये मौसमी जिसके अंदर कोशिकाएं जो मिल रही हैं वो कौन सी हैं? सर पादप कोशिकाएं। मैंने कहा ठीक है। अब इस मौसमी को मशीन के अंदर जब डालूंगा तो मशीन इसको तोड़ेगी, इसको पीसेगी। हाँ सर। इसको जब पीसेगी तो इसकी कोशिकाएं टूटेंगी। हाँ सर। कोशिकाएं अगर टूटेंगी तो मेरे को इतनी सी बात बता, इन कोशिकाओं में प्रोटीन है? हाँ जी सर। कार्बोहाइड्रेट है? हाँ जी सर। यहां पर क्या विटामिन है? हाँ जी सर। शर्करा है? हाँ जी सर। प्रोटीन है? हाँ जी सर। खनिज है? हाँ जी सर। सब कुछ है यहाँ पर जूस में। भाई कोशिका को तोड़ रहे, पादप कोशिका के अंदर, उसके अंदर सारी चीजें। हाँ सर सब कुछ है। अब इनमें से पर्टिकुलरली दो चीज याद रखनी है, एक तो प्रोटीन और पर्टिकुलरली पैक्टिन्स। कौन? प्रोटीन और पैक्टिन। प्रोटीन और पैक्टिन की बात कर रहा हूं। सर पैक्टिन क्या होता है? याद कर, सेल चैप्टर पढ़ लिया है तुम लोगों ने। याद कर, कोशिका भित्ति याद आ रही है? कोशिका भित्ति के अंदर मिलता है कौन? पैक्टिन। एक प्रकार की शर्करा होती है। पैक्टिन ए काइंड ऑफ शर्करा, एक प्रकार की शर्करा होती है। ये जो होते हैं ना, इनको सरफेक्टेंट बोला जाता है अंग्रेजी में। सतही ग्राही बोला जाता है। सतही ग्राही सरफेक्टेंट बोला जाता है। मींस कि मैंने ये जूस पी लिया, मैंने ये जूस पी लिया, फिर भी कुछ प्रोटीन और कुछ पैक्टिन्स इस सरफेस पे ग्रहण हो गए, ग्राही हैं, चिपक गए, चिपके पड़े। ज्यादातर प्रोटीन हमने पी लिए, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, शर्करा, खनिज, ये सब कुछ हम पी गए, लेकिन कुछ मात्रा में, बहुत माइन्यूट अमाउंट में प्रोटीन और पैक्टिन्स अभी भी चिपके पड़े हैं। किससे? गिलास की सतह से। अब आप मुझे बताएं, इस ग्लास को आप क्या करेंगे? क्या खाली छोड़ देंगे? इस ग्लास को क्या आप खाली छोड़ देंगे? छोड़कर देख लीजिएगा, छोड़कर देख लीजिएगा। इस ग्लास को 15-20 दिन के लिए खाली छोड़ दीजिएगा, अंदर काली काली फफूंदी जम जाएगी। फफूंदी ट्राई करके देखना। एक ग्लास लेना जिसमें जूस पीना और 15-20 दिन बाद देखना काली काली अंदर फफूंदी जमने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि अंदर ये प्रोटीन, पैक्टिन भोजनीय पदार्थ है और कवक अंदर वृद्धि कर जाएगी। नहीं सर हम पानी से धो देंगे। अरे तू पानी से धो ले। सर हम पानी से धो देंगे, पानी से धोने से साफ हो जाएगा ये? नहीं। कई लोग क्या करते हैं, जूस वूस पीने के बाद सिर्फ पानी से धो देते हैं। नहीं, वो साफ नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि पानी से धोने से भी कुछ मात्रा में अभी भी प्रोटीन और पैक्टिन्स अभी भी रह जाते हैं, जो पानी भी नहीं हटा पाता। फिर क्या करें सर जी? तो इस कंडीशन में हम क्या यूज में लेते हैं? सर विम बार। सुना ना, विम बार, विम की टिकिया बर्तन धोने के लिए। राख यूज में ले लेते हैं, कई लोग तो मिट्टी यूज में ले लेते हैं, है ना। मिट्टी, राख, विम की टिकिया, साबुन, ये यूज में लेते हैं। इसमें क्या होता है? चलो जो राख और वो यूज में ले रहे हैं वो सही नहीं है। विम की टिकिया, जो साबुन जो है, वो जो हमने बनाए हैं वो ज्यादा बेटर है राख और उनसे। जी हाँ। अब जरूरी नहीं है हर चीज देसी जो है वो हमेशा ही अच्छी हो, कुछ चीजें देसी से अच्छी भी हैं, समझना। जैसे वो जो विम की टिकिया जो है, ये वो जो साबुन हमने बनाया है बर्तन धोने के लिए, देखिए ये तो कपड़े धोने के लिए साबुन था, ये सॉरी कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट था। अब हमने साबुन बनाए हैं बर्तन धोने के लिए, है ना। देखें आप सभी ने, तो बर्तन धोने के जो साबुन जो होते हैं, उस साबुन में जो झाग वाग आपने देखी होगी, वो हम क्या करते हैं, हमने जूना लिया, जूना होता है ना, मतलब जिससे हम बर्तन धोते हैं, होता है, हम तो जूना बोलते हैं उसको। हमने लिया, थोड़ा सा लगाया क्या, साबुन, और लगाने के बाद इसके अंदर से घुमाया तो झाग वाग बनने लग जाती है। हाँ, वो क्या है, वो है उस साबुन की टिकिया के अंदर ये एंजाइम पैक्टिनेजिज प्रोटीएजिज। अब बांगड़ू दिमाग लगा, ये एंजाइम क्या कर रहे हैं सर? पैक्टिनेजिज जो है पैक्टिन्स को खत्म कर रहा होगा यहां से, प्रोटीएजिज जो है प्रोटीन्स को खत्म कर रहा होगा यहां से तोड़े जा रहे हैं। पैक्टिनेजिज पैक्टिन्स को तोड़ रहे हैं, प्रोटीएजिज प्रोटीन्स को तोड़ रहे हैं। जब तोड़ ताड़ दिया उन एंजाइमों ने जो उस साबुन के अंदर थे,
उसके बाद जब आप जैसे ही धोएंगे, सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं ये ग्लास अब पूर्ण रूप से क्या कहलाएगा, साफ कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर वो सारी चीजें हटा दी गई हैं जो कवकों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार थी। बताइए, समझ में आया? तो भाई साहब, बर्तन धोने के लिए भी साबुन के अंदर एंजाइम है, बर्तन धोने के लिए जो जूस हम पी लेते हैं, फलों का रस हम पी लेते हैं, ऐसी जो बोतल होती है इनको साफ सफाई करने के लिए जो हम डिटर्जेंट, जो हम साबुन यूज लेते हैं उसके अंदर एंजाइम, जो कपड़े धोने के लिए जो पाउडर जो होता है उसके अंदर एंजाइम। हो गए तीन कैटेगरी, दो कैटेगरी हो गई है। कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट में एंजाइम, बर्तन धोने के लिए जो डिटर्जेंट बोल दीजिए, साबुन बोल दीजिए, पाउडर बोल दीजिए, है ना, उसमें ये एंजाइम। अब आखिरी है ये, ध्यान से सुनना, लास्ट, ये जो एंजाइम है जरा सुनिए, इसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो एक जीवाणु से मिलता है, जो एक जीवाणु से मिलता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। क्या? स्ट्रेप्टोकोकस तो जीवाणु है, मैं स्ट्रेप्टोकोकस हूं और मैंने निकाला क्या, ये कौन? स्ट्रेप्टोकाइनेज। मेरे अंदर बन रहा है कौन? स्ट्रेप्टोकाइनेज। इतनी सी बात समझ में आई। एंजाइम स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे मिल रहा है? जीवाणु से, स्ट्रेप्टोकोकस से, स्ट्रेप्टोकोकस से। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से मिलता है। ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, इससे स्ट्रेप्टोकाइनेज एक एंजाइम मिल रहा है। क्या करेंगे सर इसका? आइए, ये पढ़ने से पहले एक सिंपल सी बात मैं तुमको समझाता हूं। मान लो ये हमारा ऐसा सही दिखाई देता है हमारा कौन? मस्तिष्क। मान लो ये हमारा मस्तिष्क है। ब्रेन, ठीक है। और इस मस्तिष्क के पास ये आ रही है रक्त नलिका। कौन आ रही है? रक्त नलिका। ये हमारा मस्तिष्क है और इस मस्तिष्क के पास आ रही है रक्त नलिका। क्या लेकर आ रही है सर? शुद्ध रक्त लेकर आ रही है। क्या लेकर आ रही है? शुद्ध रक्त लेकर आ रही है, जिसके अंदर ऑक्सीजन है। मैंने कहा ठीक है। जानते हैं वो रक्त नलिका जो शुद्ध रक्त मस्तिष्क के पास लेकर आती है, उस रक्त नलिका का नाम क्या होता है? हमारे अंदर एक रक्त नलिका जो हमारे ब्रेन के पास ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर जाती है, उसका नाम होता है, याद रखना, रुको अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं हाँ याद आ गया, कैरोटिड आर्टरी। सर हिंदी में कैरोटिड धमनी। तो कैरोटिड धमनी, कैरोटिड आर्टरी या कैरोटिड धमनी वो धमनी है, वो आर्टरी है, वो आर्टरी, वो धमनी है जो शुद्ध रक्त को लेकर जा रही है किसके पास? हमारे मस्तिष्क के पास में। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो, सुनना ध्यान से सुनना, आप चाहते हो ना कि ये शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो भाई साहब हमारी हर शरीर की कोशिका को चाहिए, बिल्कुल चाहिए। आप चाहते हो कि ऐसा हो कि ये जो शुद्ध रक्त, जो ऑक्सीजनेटेड रक्त, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त जा रहा था, ये जाते जाते बीच में रुक जाए, बीच में कोई रुकावट आ जाए। चाहते हो क्या? और अगर बीच में रुकावट आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रक्त का थक्का, रक्त का थक्का, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जिसको समझ में ना आया, ये सीधी सीधी रोड है जिस पर गाड़ियां चल रही थी, सडनली आगे एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट के कारण यहां पर जाम लग गया, तो क्या कहलाएगा? व्हीकल्स की क्लॉटिंग। व्हीकल जो थे एक जगह यहां पर क्या हो गए? एकत्रित हो गए।
है। बस उसी तरीके से रक्त जा रहा था, रक्त क्या कर रहा था, जा रहा था, लेकिन जा नहीं पाया। रक्त जा रहा था लेकिन जा नहीं पाया। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि आगे रक्त का थक्का बन गया। रक्त जो है ये आगे जा नहीं पाया। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि आगे रक्त का थक्का बन गया। रक्त नलिका से रक्त आगे नहीं जा पाया क्योंकि रक्त का थक्का बन गया। ये इस तरीके से क्लॉटिंग हो गई। अब जरा सोचिए, इस परिस्थिति में हमारे मस्तिष्क को भाई साहब शुद्ध रक्त नहीं मिलेगा। शुद्ध रक्त नहीं मिलेगा तो हमारा मस्तिष्क काम करना बंद कर देगा और मृत्यु हो जाएगी। यस, बिल्कुल यही होता है। तो आप मुझे बताइए, इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको इस रक्त के थक्के को तोड़ना चाहिए? हाँ। खत्म करना चाहिए? हाँ। जो हमारे शरीर के अंदर आंतरिक थक्के बनते हैं रक्त के, इंटरनल क्लॉटिंग होती है ब्लड की, उन क्लॉट्स को, उन थक्कों को खत्म करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। उसको खत्म करने के लिए हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से मिलता है। इसका प्रयोग तो रक्त वाहिका या रक्त नलिकाओं में थक्का हटाने में किया जाता है। जो रक्त नलिकाओं के अंदर थक्का बन जाता है, उस थक्के को तोड़ने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज का उपयोग किया जाता है। बताइए जनाब, ये थे वो एंजाइम्स। 3 श्रेणियों में हमने बात करी। आशा करते हैं आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब है जैव सक्रिय अणु। कौन? जैव सक्रिय अणु। जैव सक्रिय अणु, सबसे पहला जैव सक्रिय अणु है साइक्लोस्पोरिन ए, जो मिलता है किससे बेटा जी? एक कवक से मिलता है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। सीधा सीधा याद रखना है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक कवक है जिससे हमें एक रसायन मिल रहा है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। सीधा सीधा। और ये क्या काम करता है? बहुत सीधी सी बात है। अगर मेरे अंदर किसी अंग का प्रत्यारोपण होएगा, यानी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होएगा, मान लो मेरी किडनी खराब हो गई तो मैंने अपनी मम्मी से, मेरी मम्मी ने मेरे को किडनी डोनेट कर दी। इतनी सी बात समझ में आ रही है? ठीक है। मान लो मम्मी भी किडनी डोनेट नहीं कर पा रही, पापा भी किडनी डोनेट नहीं कर पा रहे, कोई मेरा क्लोज रिलेटिव अगर किडनी डोनेट नहीं कर पा रहा, तो मैं किसी किडनी डोनर से किडनी लूंगा? हाँ, लूंगा। अब मेरा शरीर के अंदर किसी और की किडनी अगर लगाई जाएगी, किसी अननोन की किडनी, चलो ये तो मेरे परिवार था, रिलेटिव थे, तो हमारा शरीर समझ सकता है, इतनी समझ है कि ये हमारे क्लोज रिलेटिव की किडनी आ रही है। अब ये कैसे होता है? जैसे ब्लड टेस्ट होता है, ऐसे एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है HLA टेस्ट, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेनिक टेस्ट होता है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि जो क्लोज रिलेटिव होते हैं ना, उनकी किडनी एक्सेप्ट कर लेगा आपकी बॉडी। लेकिन कोई अननोन है, उसकी किडनी अगर आपके अंदर डाली जाएगी तो वो किडनी, बाहरी किडनी, हमारे शरीर को ऐसा लगेगा अरे बाहर से कोई चीज डाल रहे हो आपके अंदर। वो उस बाहरी किडनी को क्या मानेगा हमारा शरीर? प्रतिजन, और उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्य करेगा। तो उसके खिलाफ कार्य कौन करता है? हमारे शरीर का कोशिका मध्यित प्रतिरक्षा तंत्र। पिछले चैप्टर में तुमने पढ़ा था, याद कर। एक बी लिम्फोसाइट द्वारा प्रतिरक्षी अनुक्रिया थी जिसको हमने बोला था तरलीय प्रतिरक्षी अनुक्रिया। एक टी लिम्फोसाइट द्वारा प्रतिरक्षी अनुक्रिया थी जिसको हमने क्या बोला था? कोशिका मध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया। अगर जरा सोच, किडनी, कोई बाहरी किडनी को मेरे अंदर लगाया जाएगा तो वो जो किडनी जो बाहर से लाई जा रही है उसको मेरी टी लिम्फोसाइट एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? क्या कोशिका मध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया को रोकना चाहिए, उसको दबाना चाहिए, उसको काम करने से रोकना चाहिए? रोकना चाहिए ना? हाँ। कौन रोकेगा ये? तो साइक्लोस्पोरिन ए जो एक कवक से मिलता है, ये अंग प्रत्यारोपण में यूज में लिया जाता है, जो हमारे प्रतिरक्षा निरोधक के रूप में, निरोधक का मतलब रोकने का काम, एक तरीके से हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को रोकता है कि अरे बांगड़ू, तुम्हारे फायदे के लिए चीज डाली जा रही, तुम्हारे नुकसान के लिए चीज नहीं डाली जा रही। हमारा शरीर तो यही सोच रहा है कि भैया जो बाहरी चीज आ रही है वो तो प्रतिजन है, वो प्रतिजन है तो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कौन सा? कोशिका मध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया। याद रखना, कोशिका मध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया। उस चैप्टर में मैंने बोला था कि ये बाद में आएगा कि कोशिका मध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया अंग प्रत्यारोपण में क्या करती है? अंग प्रत्यारोपण होने से रोकती है। तो उसको खत्म करने के लिए, उसको बंद करने के लिए कहीं ना कहीं हम एक रसायन का उपयोग करते हैं जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए, जो हमें किससे मिलता है? एक कवक से मिलता है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। खत्म। इतनी सी बात है।
ये हो गया पहला जैव सक्रिय अणु। अब दूसरा जैव सक्रिय अणु जो है वो है स्टैटिन। अब ये किससे मिलता है बेटा, ये याद रखना, ये कवक से मिलता है। किससे? मोलस्कस परप्यूरियस, जो एक प्रकार की यीस्ट है। सब कुछ याद रखना है। एसिटोबैक्टर एसिटी किससे मिला? लैक्टिक एसिड किससे मिला? ब्यूटायरिक एसिड किससे मिला, है ना? स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम किससे मिला? स्ट्रेप्टोकोकस से। स्टैटिन किससे मिल रहा है? मोलस्कस परप्यूरियस, ये एक यीस्ट है। साइक्लोस्पोरिन ए किससे मिल रहा है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, जो एक कवक है। याद रखना ये सब कुछ। स्टैटिन एक रसायन है जो किससे मिल रहा है? मोलस्कस परप्यूरियस। ये कौन है? ये एक यीस्ट है। यीस्ट है, ये एक यीस्ट इससे मिल रहा है। अब सर ये स्टैटिन का क्या करेंगे? इस स्टैटिन का क्या करेंगे? तो आपने देखा होगा कई लोग क्या होते हैं, बहुत मोटे होते हैं। मोटे होते हैं, उनके अंदर मोटापा होता है। उनके अंदर मोटापा किसके कारण होता है? कोलेस्ट्रॉल के कारण। जो तेल वाला खाना ज्यादा खाते हैं ना, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत होता है, और वो कोलेस्ट्रॉल उनकी रक्त नलिकाओं के अंदर जमने लग जाता है। तो ऐसे मोटापा जिनके अंदर आ जाता है, ऐसा मोटापा जिनके अंदर आने लग जाए, हालांकि मेरे अंदर अब इतना नहीं आया है, जस्ट बता रहा हूं, बहुत मोटे मोटे होते हैं ना, तो उनके अंदर रक्त का प्रवाह रुकने लग जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर कौन एकत्रित होने लग जाता है? कोलेस्ट्रॉल। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? कोलेस्ट्रॉल को रक्त में से कम करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो स्टैटिन जो होता है, ये हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को क्या करता है? कम करता है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, स्टैटिन इससे मिलता है। ये कौन है? यीस्ट है, कवक है, जो क्या काम करता है? हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जिनके अंदर मोटापा होता है उनको ये प्रदान किया जाता है। ये क्या कर रहा था? साइक्लोस्पोरिन ये क्या कर रहा था? ये कहीं ना कहीं हमारे कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा अनुक्रिया जो टी लिम्फोसाइट उत्पन्न करती हैं उसको संदमित करता है, रोकता है कि बाबू भैया थोड़ी देर रुक जाओ, अंग प्रत्यारोपण करना है। साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये किससे प्राप्त होता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। एंजाइम था कौन सा बेटा जी आपका? स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो किससे मिल रहा था? स्ट्रेप्टोकोकस से, जो क्या कर रहा था? हमारे रक्त के अंदर जो थक्के बन जाते हैं उनको रोकने का काम करता है। पैक्टिनेजेज, प्रोटीएजेज, ये बर्तन जो धोने का जो साबुन आते हैं उसके अंदर होता है, जो बर्तन जो अंदर से गंदे हो जाते हैं खाना खाने के बाद में, फल के रस पीने के बाद में, उनको साफ करने के लिए। लाइपेजेज, जो कहीं ना कहीं कपड़े धोने के जो साबुन या जो डिटर्जेंट होते हैं, जो पाउडर होते हैं, उसमें मिला होता है। ये सारी बातें आज हमने करी है। स्टैटिन तक हमने देख लिया है। ये हमारा खत्म हुआ है पूरा का पूरा सूक्ष्म जीवों का उपयोग औद्योगिक स्तर पर। डन। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है बेटा जी वाहितमल उपचार में सूक्ष्म जीव। वाहितमल उपचार में सूक्ष्म जीव। अब ये क्या है? वाहितमल क्या होता है? तो गला सड़ा गंदा पदार्थ जितना क्या होता है? तो गला सड़ा गंदा पदार्थ जितना भी मल मूत्र जो होता है, हमारे घर से जो मल मूत्र इकट्ठा होता है, हमारे आसपास की जगहों से जो गंदा एकत्रित जल होता है, उस खराब जल को हम क्या बोलते हैं? वाहितमल बोलते हैं। और ये वाहितमल का उपचार 2 चरणों में होता है। पहला होता है प्राथमिक, दूसरा होता है द्वितीय। ये हम हालांकि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। प्राथमिक में क्या करते हैं? बस 2 चीजें करते हैं। प्राथमिक में 2 चीजें करते हैं। क्या करते हैं? छानते हैं, निस्यंदन छानते हैं, और अवसादन। अभी सिर्फ ये 2 वर्ड याद रखना, छानना और भारी चीजों को बैठा देना। याद रखना, छानना। प्राथमिक उपचार में क्या करते हैं कि मान लो गंदा पानी, उस गंदे पानी के अंदर पॉलिथीन है, उसके अंदर कूड़ा करकट है, उसके अंदर पत्थर वत्थर हैं, तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे भाई साहब? छानेंगे, फिल्ट्रेशन छानेंगे, और जो कूड़ा करकट जो है, जो भारी कंकड़ बजरी पत्थर जो होंगे, उनको नीचे बैठा देंगे। तो अवसादन में नीचे बैठा देते हैं, निस्यंदन में छान देते हैं। तो ये 2 काम करते हैं किसमें? प्राथमिक उपचार में। आज इतना ही पढ़ेंगे दोस्त, आज इतनी सी बात करेंगे। वाहितमल उपचार हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी समय हुआ है आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। साइक्लोस्पोरिन ए प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? जल्दी से आंसर लगाइएगा। साइक्लोस्पोरिन ए किससे प्राप्त होता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, मोलस्कस परप्यूरियस से, यीस्ट से, लैक्टोबैसिलस से। किससे प्राप्त होता है साइक्लोस्पोरिन ए? दूसरा प्रश्न, छनन मल का कौन सा उपचार है? यानी छानने की जो प्रक्रिया जो थी वो वाहितमल उपचार में किसके अंतर्गत आती है? हालांकि हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं प्रश्न लेकर आया हूं इस चीज को। छानना जो था वो कौन से उपचार में था? प्राथमिक में, द्वितीय में, तृतीय में, समुचित में? किसमें था? आपने छाना किसमें था वाहितमल को?
प्राथमिक उपचार में, द्वितीय में या तृतीय में? देखो हमने पढ़ाई अभी एक है, तो आप लगा सकते हो इतना दिमाग। चलिए जी, समय समाप्त हुआ। 2 प्रश्न थे, जिसमें से साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिल रहा था। ये एक प्रकार की कवक थी जिससे साइक्लोस्पोरिन ए कोशिका मध्य प्रतिरक्षा अनुक्रिया को संदमित कर रहा था अंग प्रत्यारोपण के समय। छानन मल का मतलब होता है कि जो मल जो है उसको छानना है, जो गंदा पानी है उसको छानने की प्रक्रिया किसमें होती है? कौन सा उपचार होता है? प्राथमिक उपचार होता है, इसमें होता है। तो प्राथमिक उपचार, द्वितीय उपचार, ये सब पढ़ेंगे कब? नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वाहित मल उपचार। ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।